Hello guys, welcome to our NIT and Bro. This is Brahmajit. So, what to revise in last few days? We are here with our third segment, which is chemistry. So, we all know that chemistry also has a very huge syllabus. So let's have a look at chemistry syllabus of JEE. Stoichiometry, atomic structure, periodic properties, bonding, organic chemistry, hydrocarbons, and so on. So हमें यार लास्ट कुछ दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या रिवाइज़ करना चाहिए, जो कि हमें शॉर्ट टाइम में रिवाइज़ भी हो जाए और एक डिसेंट रिवीजन भी हो जाए। और यार ये टॉपिक्स अगर छूट गए तो यार इस टॉपिक से लगातार हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। एज यू ऑल नो दैट NTA इज़ कंडक्टिंग इट्स JEE मेंस एग्ज़ाम इन मल्टीपल शिफ्ट्स। सो किसी ना किसी शिफ्ट में यार ये आ ही जाता है और ये टॉपिक शॉर्ट है और रिवाइज आप जल्दी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वेपर डेंसिटी विच कम्स अंडर चैप्टर ऑफ स्टोकियोमेट्री। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। ये एक फार्मूला होता है जो कि यार क्वेश्चन में दे रखा होता है। मॉलिक्यूलर वेट नहीं देता है, डायरेक्ट वेपर डेंसिटी दे देता है। तो यार छोटे छोटे फैक्टर्स अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोड्स कैलकुलेशन फार्मूले। रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड, किसी भी एलिमेंट का आपको कह देगा कि यार इसमें कितने नोड्स हो जाएंगे, या किसी भी आपके समझ रहे हो कोई भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे देगा, उस हिसाब से आपको कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर दे देगा, या आपको सिर्फ वो बता देगा कि इस एलिमेंट में कितने नोड्स हो सकते हैं। तो यार इस हिसाब से क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको दे सकता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। तो यार ये आ जाता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंडर। आवर थर्ड टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। इंटायर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही होती है, जिसमें कि यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग, एंड 16 एंड हायर इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कौन सा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यार आपका दे देगा 16 से ऊपर इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल, और आपको दे रखा होगा कि यार इसका आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना होगा विदाउट मिक्सिंग में, इवन इफ मिक्सिंग अकर्स आफ्टर 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझ रहे हो? तो यार वैसा क्वेश्चन आपको दे सकता है। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है। ये यार रिवाइज करना उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको देखना होगा कि सिग्मा स्टार में कौन सा जाता है और सिग्मा में कौन सा जाता है, डिफरेंस कौन सा है ये दोनों में। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाऊँगा क्योंकि यार वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। आपका एग्ज़ाम भी है कुछ दिन में और एक फेज़ का एग्ज़ाम हो भी चुका है। सो वी शुड बी फास्ट in our explanation. And our fourth topic is Graham's diffusion law and mean free path equation. तो यार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। रेट ऑफ डिफ्यूजन और ग्राहम्स लॉ। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो कि ग्राहम्स लॉ होता है, एंड मीन फ्री पाथ। तो यार ये दोनों में मेनली आपको यही पूछेगा, दो गैसेस दिए रहेंगे, आपको रेट्स उनका कंपेयर करना होगा। तो यार वो ये क्या बोलते हैं उसे आप डिवाइड करके दोनों इक्वेशन को वो आप चेक कर सकते हो। और रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें पता ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होती है, रूट ओवर ऑफ डेंसिटी होती है। ये भी पूछ सकता है अगर आप डेंसिटी डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हो तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन में वो फ़र्क आएगा। तो यार ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा मीन फ्री पाथ, जो मैंने डिस्कस किया है अभी। मीन फ्री पाथ में आपको वही पूछ सकता है कि टेम्परेचर, फिर से डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, प्रेशर, ये सब हम अगर चेंज कर देंगे तो हमारा नेट मीन फ्री पाथ में क्या चेंजेस आ जाएंगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोशेंट रिलेशन। तो यार हमें पता ही है गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है डेल्टा जी विच इज इक्वल्स टू RT ln Q इक्वल्स -NFE। ये सब का मीनिंग आपको पता होगा आई सपोज।
तो यार ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दोनों चैप्टर्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है यार। इंटायरली थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको सब्जेक्टिव में तो पूछ ही देता है, मतलब हर शिफ्ट में आपको कोई ना कोई शिफ्ट में आपको ये मतलब मिल ही जाएगा, समझ रहे हो ना। और डेल्टा जी का आपको नेचर भी पूछ सकता है, उस हिसाब से नेचर नेगेटिव आने के लिए आपको क्या वैल्यूज़ होने चाहिए क्यू के, डेट इज़ रिएक्शन कोशेंट, तो समझ रहे हो आप। तो ये उस हिसाब से यार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भी। आवर 6th टॉपिक इज़ पॉइंट डिफेक्ट्स एंड रेडियस रेशियोज़ विच इज़ इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो यार जेई को पता ही रहता है कि आप अगर स्फेयर्स का रेडियस वगैरह दिया हुआ है और दिया हुआ है कि यार BCC है या FCC है या कोई भी लैटिस स्ट्रक्चर है, तो यार आप कैसे उसका रेडियस निकाल लोगे स्फेयर्स का, या साइड्स निकाल लोगे स्फेयर्स का रेडियस दिया हुआ है तो वो सब क्वेश्चन आप कर लोगे। बट पॉइंट्स डिफेक्ट्स एंड रेडियस रेशियोज कुछ बहुत सारे बच्चे नहीं करके जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस टॉपिक्स को। सो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट्स डिफेक्ट्स में, जैसे आपका हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और आपका रेडियस रेशियोज में तो यार टेट्राहेड्रल, समझ रहे हो ना, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, ये सब रेडियस रेशियोज आपके होते हैं। तो ये सब का वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए, काफ़ी ईजी है यार ये याद करना। ये अगर आप याद करने बैठोगे तो आपको यार ये रिलेटेबल लगेगा, आपको रूट से रूट 2 रूट 3 ये सब के वैल्यूज से -1 करके आपको ये रिलेट हो जाएगा। तो यार याद करना ये बहुत ईजी है, तो यार और कम टाइम भी लगता है ये। ओके, सो इट कम्स अंडर चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट एज मेंशन्ड अर्लियर। इन 7th टॉपिक वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो हमें पता ही है यार सॉल्यूशन में दिया हुआ रहेगा कि मोल फ्रैक्शन ये है इस एलिमेंट का, बट अगर यार उसका जो वेपर बनता है उस लिक्विड के ऊपर, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता है उस वेपर में, तो वो कैलकुलेट करना आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ये NMST में भी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी सारे मिल जाएंगे और ये मेंस एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार ये तुमको NMST के बुक में भी मिल जाएगा, वो फॉर्मूलेज वाला जो सेक्शन होता है, और क्वेश्चंस भी उस पर काफ़ी होते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मोहर सॉल्ट, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड एंड ब्राउन रिंग टेस्ट। तो यार ये सब के बारे में आपको डिटेल्स पता होने चाहिए। मोहर सॉल्ट क्या होता है, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, और कैसे नाइट्रोजन का वो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। तो यार ये आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टर्म। आपको पता ही होगा कि ये कौन सा चैप्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस इंक्लूडेड नहीं होता है जेई मेंस में, जेई एडवांस में होता है, बट यार उस चीज़ को आप इनडायरेक्टली ये जेई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पूछ देता है, क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है। NCERT के आप लास्ट में चेक करोगे तो ब्राउन रिंग टेस्ट और सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ मोहर सॉल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो यार ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, और समझ सकते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब पूछ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेस्ट्स, ऑर्गेनिक टेस्ट्स ऑफ हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग होता है यार ये क्वेश्चंस में, क्योंकि यार नेमिंग क्वेश्चन एक ही आएगा, किसी का नेम पूछना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बट यार टेस्ट वाला जो पोर्शन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि यार ये कोई एक कंपाउंड है, वो ये टेस्ट अंडरगो कर जाता है, ये टेस्ट में फेल हो जाता है, और ये उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो स्ट्रक्चर साइक्लिक कंपाउंड है या फिर एरोमेटिक है। तो यार ये सब चीज़ डाल के आपको ऑप्शंस में पूछ सकता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, उस टाइप का, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उस कैटेगरी के अंदर आता है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार ये आपको ऑर्गेनिक में, है ना। ये चैप्टर आता है आपको यार, ये जितने भी चैप्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक के, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में। आवर 10th टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। आपको पता ही होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर में आपको ये आप NCERT अगर खोलो तो आपको सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बट आप अगर ये खोलोगे आप NCERT में एक लाइन लेकिन लिखा हुआ है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ एक डिफरेंस होता है
कि एक OH का पोजीशन जो होता है वो उल्टा होता है गैलेक्टोज का, जो कि होता है आपका फोर्थ OH का पोजीशन वो उल्टा होता है ग्लूकोज से। तो जो स्ट्रक्चर होता है आपको यार नेट में भी देख सकते हो या कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी बुक में भी देख सकते हो। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी कम टाइम में आप जान भी सकते हो इससे, ठीक है। तो यार ये आता है बायोमोलिक्यूल्स के अंडर। तो यार मैंने एक टॉपिक मिस कर दिया जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट। तो यार ये आप लैब मैनुअल, अगर आपने स्कूल अटेंड किया होगा और आपने ख़रीदा होगा लैब मैनुअल, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बीच में यार ये बच्चे जो होते हैं टेस्ट वगैरह जो होता है वो प्रिपरेशन करते हैं लैब मैनुअल से ही। तो यार लैब मैनुअल अगर आपके पास होगा तो आप, हाँ यार, तो मैं कह रहा था कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब के जो रिएक्शंस होते हैं और टेस्ट होते हैं वो आप लैब मैनुअल से प्रिपेयर कर सकते हो। लैब मैनुअल आप केमिस्ट्री का ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यार काफ़ी ये याद करना तो यार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अगर आपको बता दूँ, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, ये टेस्ट होते हैं यार, आप देख लेना। ये फैट्स के लिए भी, प्रोटीन्स के लिए भी। तो दैट्स इट यार, एक 11th टॉपिक होगा वो ऐड कर लेना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। इफ़ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू हिट द लाइक बटन। और अगर आपको कोई वीडियो किसी पार्ट में अगर आपको डाउट रह गया हो या अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना हो कि मुझे किस टाइप के वीडियोस और बनाने चाहिए किस टॉपिक के ऊपर, तो यार डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।